और जैसा कि आकांक्षा ने कहा कि लो फील शायद आप लोग कर रहे हैं, तो मैं रिक्वेस्ट इस मंच से करती हूं कि प्लीज लो फील मत करिए ताकि हम लो फील ना करें और थोड़ी सी इस एनर्जी को बरकरार रखें। तो एक बार जोरदार तालियां हो जाएं इस सेशन की शुरुआत करने से पहले। और जोगाराम पटेल जी आज हमारे बीच में मौजूद है। जोगाराम जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप समय निकालकर मंच पर आए सर। और जैसे कि आज हम विकसित राजस्थान की बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा से विजन ऑफ 2047 की बात करते हैं। हम लगातार इकोनॉमिक लिहाज से भी बहुत आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन सबसे पहले आपके पास जो मंत्रालय है उससे चर्चा की शुरुआत करती हूं। और विजन ऑफ न्यू इंडिया के तहत अगर आप न्याय और विधि व्यवस्था को लेकर देखें तो कैसे उसको आप मजबूत करने की तरफ बढ़ रहे हैं? यहाँ जिक्र हो रहा है कि सरकार के 2 साल क्योंकि पूरे होने वाले हैं, तो इन 2 सालों में जब सरकार बदली, नए नए चेहरे आए, एक नई लीडरशिप आई, तो किस तरीके के बदलाव आप लेकर आए जो कि पहले की सरकारों में नहीं थे? सबसे पहले तो मैं आपका और विशेष रूप से अतिल साहब का धन्यवाद करूंगा कि जब कभी भी विजन देखना हो, जब कभी भी आने वाली एटमॉस्फेयर को समझना हो, पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर, नथिंग मोर देन पॉलिटिक्स, और हम लोगों का कभी लगता है क्या होने वाला है, तो हम आपके ये विजन इंडिया जो आपने दिया है, लंबे समय से सबके साथ काम करने का, देखने का, मिलने का, चाहे वो प्रवासियों का कार्यक्रम बेंगलोर में मिलने का हो, चाहे हैदराबाद में मिलने का हो, ये एक न्यू विजन के साथ चलता है। और आज का आपका जो फोरकास्ट हो रहा है, आपने जो विजन न्यू इंडिया का दिया, ये रियलिटी में जरूरत है इस समय की। क्योंकि आपने मेरे विभाग से संबंधित प्रश्न किया है, अंग्रेजों के समय के हमारे कानून थे, उसमें चूंकि अंग्रेजों के कानून भारतीयों के लिए थे, अंग्रेजों के लिए नहीं थे, और वो विश्वास करते सजा देने में, सजा देंगे, दंड देंगे, पनिशमेंट देंगे तो वो मान जाएंगे, डर से मान जाएंगे। अब हिंदुस्तान में नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, हमारा भारतीय विजन क्या है, हमारा कल्चर क्या है, हम किस तरह के थॉट से आए, महाभारत काल से, रामायण काल से हमारा गौरव क्या रहा है, तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने नए कानून बनाए तीनों ही, और उसमें दंड और सजा के प्रावधान के स्थान पर न्याय रखा। हम न्याय करेंगे और न्याय को प्राथमिकता देता है, तो हर व्यक्ति चाहे किसी पार्टी का है उसमें केस में, या चाहे वो आरोपित है, मुलजिम है, एक्यूज्ड है, कल्प्रिट है, उसको भी मिलता है कि मुझे न्याय मिल गया, तो वो फ्यूचर में कोई ऑफेंस कमिट करने का प्रयास नहीं करता है। ये लंबे, अब अगर आप कभी क्रिमिनल हिस्ट्री को पढ़ा हो, क्रिमिनल लॉ को पढ़ा हो, तो आप सजा से उसको नहीं मना सकते, उसके मन में हमेशा कहीं न कहीं ठेस रहती है कि नहीं, मुझे न्याय नहीं मिला है। और ज्यों उसको लगेगा मुझे न्याय मिला है, तो न्याय मिलने के आधार पर हमारा जो कंसेप्ट अब नया आया है कि हम दंड पे विश्वास नहीं करेंगे, हम न्याय पे विश्वास करेंगे। और इसीलिए मैं ये कह सकता हूं कि भारत में अब जो ये विजन आ रहा है, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी डबल इंजन की सरकार, और राजस्थान में हमने उसको लागू किया है, तो आने वाले समय में धीरे 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 जो हमारा मकसद है श्रेष्ठ भारत, उस श्रेष्ठ भारत में ये न्याय व्यवस्था भी श्रेष्ठ होगी तो ही श्रेष्ठ भारत होगा। और न्याय व्यवस्था श्रेष्ठ करने के लिए जरूरी है सस्ता, सुलभ, शीघ्र न्याय और पारदर्शिता और ईमानदारी से न्याय। और पारदर्शिता और ईमानदारी से न्याय तभी होगा जब न्याय में लोग विश्वास करना शुरू करेंगे, और जिस दिन न्याय में विश्वास करना शुरू कर देंगे उस दिन मानिए कि न्याय व्यवस्था हो जाएगी, वो राम राज्य जिसको मैंने गांधी जी की परिकल्पना थी, वो राम राज्य स्थापित हो जाएगा। आपने कहा कि न्याय देना हमारा मकसद है, दंड देना हमारा मकसद नहीं है। आपने पारदर्शिता की बात की, लेकिन पारदर्शिता के साथ क्या आपको लगता है कि अकाउंटेबिलिटी बहुत जरूरी है, जवाबदेही बहुत जरूरी है? एक केस का सर जिक्र करना चाहूंगी, अभी रिसेंटली शायद आपने भी सुना होगा कि एक व्यक्ति को उसकी सजा पूरी होने के बाद भी एक लंबे समय तक जेल में रखा गया, जिसके बाद जुर्माना लगाया गया, बाकायदा प्रशासन को उसके लिए जवाबदेह ठहराया गया। तो ये तो सिर्फ एक केस है, ऐसे न जाने कितने केसेस मुमकिन है हो, और उनके डिले के पीछे की वजह क्या है? तो अकाउंटेबिलिटी कितनी इंपॉर्टेंट? ये आपका बिल्कुल सही फरमाना है
अकाउंटेबिलिटी न्याय व्यवस्था का मूलभूत आधार है। चाहे जज है, माननीय जज है, पक्षकार है, एडवोकेट है और उस सिस्टम से लगे हुए अन्य लोग भी हैं। अगर अपनी अपनी अकाउंटेबिलिटी सब मान ले तो जो घटना आपने बताई है, ऐसी अनेक घटनाएं होती है जिसका मैं प्रत्यक्ष साक्षी हूं, नहीं होनी चाहिए। उस व्यक्ति का एक दिन का, एक घंटे का, एक महीने का, एक साल का जो भी पीरियड रहा हो, वो इलीगल इम्प्रीजमेंट माना जाएगा। इलीगल उसका अवैध रूप से उसके बंदी रखने का है और उसके लिए सिस्टम अकाउंटेबल है। जो कार्य उसको पूरा करना था उसके हाथ में नहीं था, वो कार्य पूरा कर सके। जो दस्तावेज बनाने थे वो नहीं बना सके, जिनको बनाने थे उन्होंने लापरवाही बरती, और जो ये दोनों ही फेल हुए तो उसका इलीगल डिटेंशन रह गया। दिस काउंट इलीगल डिटेंशन। और इलीगल डिटेंशन भारतीय व्यवस्था, न्याय व्यवस्था में सबसे खराब माना जाता है। अब हम सुधार कर रहे हैं और जो डिजिटल इंडिया, ई कोर्ट्स, ये सारे जो आ रहे हैं, इसका तात्पर्य यही है कि हम तुरंत न्याय देवे। और तुरंत न्याय में न्याय ये भी कि जब उसकी सजा पूरी हो गई या उसको बरी हो गया तो एक क्षण भी वो बिहाइंड द बार नहीं रहे और वो बाहर आवे, स्वतंत्र हो। और ऐसी स्थिति में ये जहां कहीं भी न्यायिक व्यवस्था में जो लंबी प्रक्रिया अंग्रेजों द्वारा अपनाई हुई प्रक्रिया थी, उस प्रक्रिया को समाप्त करके पारदर्शिता, शीघ्र न्याय का तात्पर्य यह भी है कि उसको शीघ्र न्याय मिले, उसका प्रकरण का, उसके केस का, उसकी आरोप का शीघ्र निस्तारण हो और शीघ्र निस्तारण होकर समाज में ये बात जावे कि देखिए इसका फैसला भी हो गया, ये बाहर भी हो गया, इसने अपनी सजा भुगत भी ली या बरी भी हो गया, वाट एवर मे बी। तो ये उसका पार्ट है। और भविष्य में विशेषकर राजस्थान में हम ऐसी कोई घटनाएं, दुर्घटनाएं नहीं, इसको दुर्घटना के रूप में कह सकते हैं, वो नहीं हो। और हमारा हर व्यक्ति न्याय व्यवस्था में विश्वास करे, हमारा हर पक्षकार न्याय व्यवस्था में विश्वास करे। वर्षों पुरानी जो न्याय व्यवस्था में ये कि बेटा मुकदमा लड़ता लड़ता पोता हो जाता है, फिर पोते लड़ते हैं, दादा लड़ते हैं, बरसों बीत जाती है, पीढ़ियां बीत जाती है, और वो जो हमारा कंसेप्ट था डिले डिफीट जस्टिस, वो नहीं हो, ये हम पूरी कोशिश करेंगे। पूरी कोशिश है, लेकिन इसकी क्या कोई डेडलाइन है? क्योंकि फिल्मों में हमने ये डायलॉग सुना था कि तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, और ऐसा लगता है कि वो प्रथा या अव्यवस्था अभी भी चली आ रही है। आपने डिजिटलाइजेशन की बात की, लेकिन ये डिजिटलाइजेशन के दौर में ग्रामीण लोगों की न्याय तक पहुंच आप कैसे देखते हैं? क्योंकि उनके लिए या जो दूर इलाकों में रहते हैं उनके लिए ये कैसे संभव हो पाएगा? ये बात फरमाना आपका सही है। आज भी 100% डिजिटल का उपयोग करने वाले ग्रामीण क्षेत्र के लोग हमारे नहीं है। उतना नेटवर्क भी इतना डेवलप नहीं हुआ कि उसको हम कर भी सके। इतना हमारे समाज का वो वर्ग इतना पढ़ा लिखा भी नहीं, उसका पूरा उपयोग कर सके। इसको ध्यान में रखते हुए हमने ग्रामीण न्यायालय, लोक अदालत, आपसी समझाइश, इन सब का कंसेप्ट भी साथ लिया है। अभी आपने 2 दिन पहले पढ़ा होगा, हमारी लोक अदालत लगती है हर महीने या 3 महीने 6 महीने, हमारा अलग अलग तरह की लोक अदालतें लगती है। 57 लाख से ज्यादा केसेस का निपटारा एक दिन में हुआ है। और ये लोक अदालत खाली स्टेट लेवल की भी नहीं होती है, हमारी अलग अलग रेवेन्यू की लोक अदालतें हम अलग लगाते हैं, सिविल की, क्रिमिनल की, हमारे जो ट्रांसपोर्टेशन में जो एक्सीडेंट हो जाते हैं, ट्रिब्यूनल की। 2 तरह के कोर्ट, एक ट्रिब्यूनल है, एक स्पेशल कोर्ट है, एक जनरल कोर्ट है। तो हम बराबर लोक अदालतें भी लगाते हैं। हम समझौता पद्धति में विश्वास करते हैं। हमारे फैमिली कोर्ट के जितने भी केसेस होते हैं या हमारे मैट्रिमोनियल केस होते हैं, तो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी मीन्स पुलिस, और ट्रायल या पति पत्नी के मुकदमे, तो हम जजेस को भी ये कहते हैं कि पहले कोशिश करो 2-3 बार उनको समझाने की। गृहस्थी जरूरी है, आपका जीवन साथ देना अच्छी बात है, परिवार में कुटुंब का परिवार बढ़े, लड़ने से फायदा नहीं है। और जब लगता है कि नहीं अब इसमें साथ रहना कभी संभव नहीं है, तो फिर हमको ये कहता है कि फिर तुरंत उसको फ्री करो ताकि अपना जीवन अपने ढंग से जी सके। इसीलिए ग्रामीण क्षेत्र में न्याय जल्दी मिले, सुलभ मिले, सस्ता मिले, उसको विश्वास हो, इसे ग्रामीण न्यायालय, लोक अदालत और अन्य तरह की हमारी एजेंसियां काम करती है। वो धीरे धीरे करके उसको कम से कम लिटिगेशन हो, अगर हो गया है तो शीघ्र निस्तारण हो, इसमें विश्वास करते हैं, इसको करेंगे। लेकिन इसके लिए जागरूकता कैसे बढ़ेगी?
जागरूकता मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ी कमी भी है, लोगों को पता नहीं है। कई बार जब लोग अदालत के चक्कर लगाना शुरू करते हैं तो उनको ये नहीं पता होता कि उन्हें इससे छुटकारा कब मिलेगा या इसे कब फ्री हो पाएंगे। तो आपको लगता है कि जागरूकता बहुत महत्वपूर्ण है, और अगर जागरूकता लानी है तो फिर उसके लिए आपकी सरकार का रोड मैप क्या है, आपके मंत्रालय का रोड मैप क्या है? ये वर्तमान युग की सबसे बड़ी आवश्यकता का प्रश्न आपने पूछा है। जागरूकता पढ़े लिखे होने के बावजूद भी कोई जरूरी नहीं कोई न्याय व्यवस्था की उनको पूरी जागरूकता हो। मैं किस कोर्ट में जाऊं, किस अधिवक्ता को मुकर्रर करूं, मैं किधर से करूं, इससे मुझे शीघ्र मिल जाएगा। ग्रामीण परिप्रेक्ष्य में रहने वाला जो हमारा लिटिगेंट है, वो लिटिगेंट अगर उसका छोटी जमीन का मामला है, पारिवारिक मामला है, आपसी लड़ाई झगड़े का मामला है, किसी का पड़ोसी का मुकदमा है, तो कैसे लड़े। तो इसके लिए हमारे कैंप चलते रहते हैं, हम जागरूकता करते हैं। और हमारे जो विद्यार्थी है लॉ में पढ़ाई करने वाले, उनका भी हम कैंप करवाते हैं, उनको ग्रामीण क्षेत्र में भेजते हैं। हमारे वर्कर्स भी है, सोशल वर्कर्स भी है हमारे, उनको भी भेजते हैं। समाज कल्याण विभाग के हमारे जो अधिकारी है, उनका भी हम बराबर कैंप लगवाते हैं। उन सब का तात्पर्य यह है कि उनको अवेयरनेस आवे, मुकदमा कम से कम हो, जिसको हम ईर्ष्या बोलते हैं, रिवेंस बोलते हैं, वो कम से कम हो, और छोटा मोटा झगड़ा हो तो वह ग्रामीण क्षेत्र में निपट जाए। और इसके लिए हम जो हमारी पुरानी पद्धति है हमारे ग्रामीण क्षेत्र की, आपस में समझाइशी, मुखियान को इकट्ठा कर दिया, ग्रामीण लोगों को इकट्ठा कर दिया, हमारी ग्राम पंचायत है, उनके अधिकारियों को हम इकट्ठा करके रोजीना ये कहते हैं कि आप जाइए, रात्रि चौपाल कीजिए। रात्रि चौपाल होती है हमारी ग्रामों में, जाके हमारे अफसर कलेक्टर वो जाके गाँव में बैठते हैं, और हम रेवेन्यू के जब कैंप करते हैं तो पूरा वहीं बैठ करके आपस में ग्रामों के बीच में करते हैं। तो धीरे धीरे ये अवेयरनेस आई है। और लिटिगेशन कम हो इसके लिए जजेस की नियुक्ति, अधिवक्ताओं की नियुक्ति, और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट में नियुक्ति। देखिए पहली बार राजस्थान हाईकोर्ट में हमारी स्ट्रेंथ है 50, और हम 43 कर पाए, लंबे समय के बाद हम कर पाए। 2-3 जजेस हमारे और ट्रांसफर होने से कम हो गए, जिससे हम 47 तक पहुंच गए थे। और इसी तरह हमारे सुप्रीम कोर्ट में जो हमारी स्ट्रेंथ है उसको बड़ी नजदीक पहुंच गए, 34 हमारी पोस्टिंग है। तो इस सब का तात्पर्य इसके पीछे एक ही है कि हम प्रयास करें लिटिगेंट अवेयर हो, उसके अपने अधिकार की जानकारी हो, उसको अधिकार कहाँ से मिलेगा, सस्ता कैसे मिलेगा, शुल्क कैसे मिलेगा, और पारदर्शिता और ईमानदारी से, निष्पक्षता से कैसे मिलेगा, ये अवेयरनेस करवाने का काम बराबर हम करते रहते हैं। सर, आपका लंबित मामलों का डेटा क्या कहता है, और जब आप इन लंबित मामलों का डेटा देखते हैं तो आपको स्ट्रेस होता है? आपको लगता है कि इतने सारे मामले हैं, और फिर सिर्फ राजस्थान नहीं पूरे देश भर में सर जजेस की संख्या कम होना, लोगों के ऊपर जजेस की संख्या इन प्रपोर्शन कम होना, ये एक बड़ा डिबेटेबल टॉपिक रहा है। तो इसको हम कब, कैसे, कितने समय में कर पाएंगे, और लंबित मामले आंकड़ों वाइज कितने हैं, और आप कैसे उनको टैकल करने का सोच? देखिए लंबित प्रकरणों की संख्या अलग अलग कैटेगरी के अलग अलग है। क्रिमिनल केस अलग है, सिविल रिट अलग है, सर्विस रिट अलग है, सिविल लिटिगेशन अलग है, क्रिमिनल लिटिगेशन अलग है। इसकी खूब करी, लेकिन ये संख्या बहुत ज्यादा है, इसको मैं स्वीकार करता हूँ। इसको 3 पार्ट के हम लोग हमेशा जज करते हैं। एक ऐसे लिटिगेशन जिसमें गवर्नमेंट पार्टी है, लेकिन उस लिटिगेशन का मकसद नहीं है, वो फ्रूटवेल एक्सरसाइज है, उसका कोई जो रिजल्ट मिलने वाला मिलना नहीं है। किसी का प्रमोशन का इशू था, वो प्रमोशन ही हो गया, वो रिटायर्ड भी हो गया, किसी का कुछ छोटा मोटा रिकवरी का मामला था। तो हम ये एक्सरसाइज करते हैं कि वैसे लिटिगेशन को कम करें, उसको हटावें, और सरकार के विरुद्ध अब लिटिगेशन की जरूरत नहीं, या सरकार के द्वारा किए हुए लिटिगेशन की जरूरत नहीं। साथ ही साथ जजेस की नियुक्ति, अभी तक हम जितने में हमारे 9 नए जिले बने, उन जिलों में हमने डिस्ट्रिक्ट जज अपॉइंट कर दिया, पोस्टिंग कर दी, काम शुरू हो गया। सीजीएम कोड रैंक के हमारे अधिकारी थे, उनकी कोड खोल दिया, पोस्टिंग शुरू कर दी। और अभी तक हमने ये 1.5 वर्ष की अवधि में 48 नए कोर्ट खोल दिए और उसको फंक्शनेबल बना दिया। खाली खोलने की घोषणा नहीं, फंक्शन शुरू कर दिए। और लिटिगेशन कम करने के लिए हमारा लॉ डिपार्टमेंट है, हर महीने हम बैठ करके देखते हैं कि हमारा लिटिगेशन बढ़ रहा है या कम हो रहा है। तो मैं आज तो गर्व के साथ कह सकता हूं कि हमारा लिटिगेशन का ग्राफ अप नहीं जा रहा है, डाउन जा रहा है। अब कितने में हम ठेठ लास्ट तक लाते हैं ये तो नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी हमारा लिटिगेशन का ग्राफ, चाहे वो क्रिमिनल लिटिगेशन है, चाहे हमारा सिविल लिटिगेशन है, चाहे हमारा रिट का लिटिगेशन है, उसको हम डाउन ला रहे हैं। चाहे वो हाई कोर्ट में है,
चाहे वो ट्रायल कोर्ट में है या रेवेन्यू कोर्ट में या ट्रिब्यूनल में, इन सारों को हम कोशिश कर रहे हैं कि धीरे 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 मिनिमाइज करें, कम से कम करें। समाप्त तो लिटिगेशन कभी होगा नहीं, ये तो हम मान के चलते हैं। लिटिगेशन जैसा सिविलाइजेशन बढ़ता है वैसे लिटिगेशन तो बढ़ेगा। हर व्यक्ति अपने अधिकार के प्रति सावधान है, तो वो अपने अधिकार लेने के तुरंत कोर्ट में जाएगा। लेकिन कम हो, जरूरत का ही हो, अगर हो गया है तो उसका जल्दी फैसला हो, और जो भी दोनों पक्ष अगर संतुष्ट नहीं हो लेकिन दोनों पक्षों को लगे कि न्याय हुआ है, इसमें हम विश्वास करते हैं, इसको पूरा करेंगे। तो आप अपना आकलन भी कभी कभी करते होंगे और खुद को नंबर भी देने पड़ते होंगे कि मैंने 2 साल पूरे होने जा रहे हैं सरकार के, तो क्या बदलाव किए। तो ऐसे में इन बदलावों में खुद को आप कितने नंबर आउट ऑफ 10 दे पाते हैं कि अभी यहां तक पहुंचे हैं और कहां तक पहुंचना है? ये आपका क्वेश्चन बड़ा डिफिकल्ट है क्योंकि हमारा निर्णय जज खुद नहीं करता है, ये जनता और आप लोग करते हैं। हमारा जो भी आंकलन होता है वो आप लोग करते हैं और जनता करती है। फिर भी मैं आत्मसंतुष्टि के लिए कह सकता हूं कि हम रात और दिन, मेरा लॉ डिपार्टमेंट पूरा प्रयास कर रहा है, और प्रयास ही नहीं कर रहा है, हम कोशिश ये भी कर रहे हैं कि हमारा लिटिगेंट को नहीं हो, हमारा विटनेस आवे तो वापस नहीं जावे, हमारे विटनेस को आना नहीं पड़े, हमारे डॉक्टर साहिबान को कोर्ट में बार बार आना नहीं पड़े, हमारे वरिष्ठ अधिकारियों को बार बार कोर्ट में आना नहीं पड़े, हमारा सरकार का लिटिगेशन कम से कम हो, हमारा मिनिस्ट्रियल स्टाफ का लिटिगेशन कम से कम हो, और हमारे मंत्रालय में जो लिटिगेशन होता है ट्रिब्यूनल के वो कम से कम हो, हमारे जजेस का अपॉइंटमेंट टाइम पे हो, हमारा नीचे का स्टाफ है उसका अपॉइंटमेंट टाइम पे हो, कोर्ट टाइम पे खुले। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय से रिक्वेस्ट की तो उन्होंने हमारी बात भी माना, उन्होंने एक्स्ट्रा वर्क करना भी प्रारंभ किया। तो ये सब मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि हमारी बार और बेंच का बढ़िया कोऑर्डिनेट बन रहा है, जिसकी मुझे संतुष्टि है। क्योंकि मैं प्रैक्टिशनर लॉयर रहा, इसीलिए सभी जजेस से बात करते हैं सब। आप और हमारा मकसद एक है कि जल्दी न्याय हो, तुरंत न्याय हो, और लिटिगेंट को लगे कि मेरे साथ न्याय हुआ है। और माननीय न्यायाधिपति भी इसमें बहुत रूप से हमारा सहयोग करते हैं, यथाशीघ्र शीघ्र निपटाने का पूरा प्रयास करते हैं। और आज मैं आपकी मार्फत राजस्थान की 8 करोड़ आवाम को कह सकता हूं कि वर्तमान करीब 15-16 महीने के इस कार्यकाल में इस विभाग ने जो कार्य किया, जिसमें मैं अकेला कोई नहीं हूं, पूरा विभाग इसके लिए उत्तरदायी है। विभाग कोई नंबर दे दीजिए ना। विभाग कोई नंबर दे रहा हूं। विभाग को कितने नंबर देंगे? विभाग को 6, नंबर 7, 8 नंबर देंगे? श्रेष्ठ नंबर मिलने चाहिए। अब कितने नंबर मिले वो आप देना, श्रेष्ठ नंबर मिलने चाहिए। धन्यवाद सर। मॉडर्नाइजेशन की जब बात होती है तो लीगल सिस्टम को भी आधुनिक बनाना होता है, मॉडर्नाइज करना होता है। ई कोर्ट्स की व्यवस्था हमने देखी, फिर ऑनलाइन हमने देखा कि ये सब कुछ होता है। आपको लगता है कितना इम्पोर्टेंट इनको मॉडर्नाइज करने का है, और इन क्षेत्रों में भी चाहे ई कोर्ट हो या ऑनलाइन निपटारे हों, इनकी संख्या भी बढ़ाने की जरूरत है? ऑनलाइन बहुत जरूरी है, ई कोर्ट्स की जरूरी है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में अब सारा ई फाइलिंग है। एक जगह में हम लोग लंबे इतनी बड़ी फाइल बना के पेश करते थे, अब उसकी जरूरत नहीं है। और माननीय न्यायाधिपति के भी काफी माननीय न्यायाधिपति है जो हाथ में फाइल नहीं रखते हैं, वो बटन दबा करके पूरा पिक्चर उनके सामने आ जाती है। और आज की तारीख में बहुत ज्यादा अधिवक्ता गण का समूह है जो कोर्ट नहीं जाते हैं, घर बैठे ही ऑनलाइन अपीयर होते हैं। और ये कंसेप्ट जो आ रहा है वो हमारा कोर्टों में जाना, फिर वेट करना, फिर नंबर आवे तब अपनी बहस करना, अपनी बात कहना, उसके लिए जरूरत नहीं। आजकल सभी को पता है कि अब मेरा इतने बजे नंबर आने वाला है, और घर बैठे बैठे स्क्रीन पे दिख जाता है कि अब कितना नंबर चल रहा है, कितनी बहस हुई है। तो ये जो युग आया है वो अब आधुनिक आईटी का युग है। आईटी में युग में हमारी जुडिशरी ने सबसे ज्यादा अचीवमेंट लिया है। ई फाइलिंग कंप्लीट हो गई, ऑनलाइन अपीयरेंस हो गई, इधर जजमेंट अगर अनाउंस होगा उधर आपको अवेलेबल हो जाएगा। तो ये सारा सिस्टम इंप्रूव इसीलिए हुआ है कि हम शीघ्र न्याय दें। आज मैंने जजमेंट, अगर माननीय न्यायाधिपति ने कोई जजमेंट अनाउंस कर दिया और आपको उसकी कॉपी 10 दिन बाद में मिले, तो आप कहेंगे मुझे 10 दिन मेरा ख्वाब हो, मुझे पूरे कोर्ट में जाना था। साथ ही हमारा ये भी है कि अगर हम लिटिगेंट ही चाहता है कि नहीं मैं इसे संतुष्ट नहीं हूं, मुझे इसे हायर कोर्ट में जाना है, तो हम उसके लिए कोई वेट करने की जरूरत नहीं है, वो तुरंत ही चला जाता है। ई कोर्ट की मार्फत हमारा अपीयरेंस हो जाती है, आपका अपील, रिवीजन, रिट, वॉटेवर में भी
वो पेश हो जाती है। तो ई कोर्ट्स है, ऑनलाइन है, ये सारा डिजिटलाइजेशन है, ये वर्तमान युग की आवश्यकता के अनुसार मेरा विभाग और जुडिशरी दोनों ही परफेक्टली इसमें अचीवमेंट प्राप्त कर रहे हैं। तो आपको लगता है कि प्रधानमंत्री जी का जो विजन है कि ये जो मोटी मोटी फाइलें इनको हटाओ, सब कुछ डिजिटल करो, तो उस पर्सपेक्टिव में लीगल सिस्टम बेहतरी की तरफ आगे बढ़े? इसमें अगर सबसे बड़ा कोई प्रेरणा के स्रोत रहे हैं तो हमारे यशस्वी विश्व के सम्मानीय नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी रहे। वो जब मुख्यमंत्री काल में थे तब भी मैं उनसे प्रभावित था, उनसे मिलने का अवसर था, उन्होंने मुख्यमंत्री काल में इसको अपना लिया था। और अब तो उनकी प्रेरणा से हिंदुस्तान का छोटे से छोटा तबका भी इसको अपना लिया है। आज मैं ठेले पे सब्जी लेने जाता हूं, वो भी नगद पैसे नहीं लेता है। तो आप समझ सकते हैं कि हमारा डिजिटलाइजेशन कितना आगे बढ़ा है, और स्पेशली मेरे विभाग में और जुडिशरी में इसको बहुत ज्यादा अपनाया। सारी जितने आज तक के हमारे जजमेंट थे, बहुत बड़ी बड़ी किताबें पढ़नी पड़ती थी, अब हम नहीं पढ़ते, उसको सारा डिजिटलाइज कर दिया। नाम बटन दबाओ, जजमेंट आपके सामने आ जाएगा, जजमेंट अनाउंस होगा, उसमें रिपोर्टेड हो जाएगा। पूरे कहीं भी आप ढूंढ लो कितने लिटिगेशन पेंडिंग है, इसका बटन दबाओ आपको सब पता लगेगा। मतलब कंप्लीट जुडिशियल सिस्टम आपको ऑनलाइन है, कोई भी कहीं भी ढूंढने की जरूरत नहीं है। और मेरा विभाग भी बराबर प्रयास कर रहा है हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री के आशीर्वाद से कि हम कोशिश करें कि कहीं पर भी हिंदुस्तान में व्यक्ति या विदेश में भी बैठा है, वो अपनी कोई भी बात देखना चाहे, जजमेंट देखना चाहे, लिटिगेशन देखना चाहे, अपनी फाइल हमारे विभाग की देखना चाहे, तो उसको नॉलेज वहां बैठे बैठे हो जाएगा। और ये स्पीड बढ़ाने में, शीघ्रता करने में, पारदर्शिता लाने में सबसे बड़ा योगदान करता है। लेकिन इसी देश के एलओपी ने इस डिजिटल क्रांति को लेकर कहा था कि ये तो संभव ही नहीं है। मैं स्पेसिफिक लीगल सिस्टम की बात नहीं करती हूँ, लेकिन हमारे देश ने डिजिटलाइजेशन के अब कई साल पूरे कर लिए हैं और गली गली कूचे कूचे तक ये डिजिटलाइजेशन पहुंच चुका है। लेकिन तब ये लगता था कि कोई मजाक कर रहा है, क्या संभव नहीं है। तो आपको लगता है कि न सिर्फ विजन होना बल्कि उसका एग्जीक्यूशन होना और जन भागीदारी बहुत महत्वपूर्ण है ताकि उसको अपनाया जा सके और देश को बढ़ाया जा सके? जन भागीदारी सबसे अधिक है, फिर है विजन और कमिटमेंट। आप कल्पना कीजिए, माननीय प्रधानमंत्री जब नारा दिया इतने करोड़ खाते खोलेंगे, न बैंक विश्वास करती थी, न खाते खोलने वाले विश्वास करते थे, और हम लोग भी विश्वास नहीं करते थे कि कैसे संभव हो जाएगा इतने करोड़ खाते। वो खाते भी खुल गए, वो अमाउंट भी जमा हो गया। तो संशय आपको भी था? मत संख्या पे जावे नहीं, क्योंकि संख्या निश्चित नहीं रहती है, ये अप डाउन हमेशा चलती रहती है। कभी कल्पना भी मैं नहीं कर सकता था कि मैं प्रैक्टिस करता था कि ये फाइल की जरूरत ही नहीं है, जजमेंट ऑनलाइन तुरंत हाथ में आ जाएगा, ई फाइलिंग से पेश हो जाएगा। मैं कल्पना भी नहीं करता कि जज साहब हाथ में फाइल नहीं, इतनी बड़ी भी फाइल रहती, इतनी बड़ी किताबें रहती थी, टोकरियों में किताबें जाती थी। सब कुछ संभव है इफ यू हैव ए विजन, इफ यू हैव ए कमिटमेंट। और नरेंद्र मोदी जी का विजन और कमिटमेंट में आज हिंदुस्तान वर्ल्ड में डिजिटलाइजेशन सबसे श्रेष्ठ है, और उन्होंने प्रैक्टिकल करके बता दिया है। उसमें अमेरिका, जर्मनी, जापान, फ्रांस भी नहीं कर पाए जो हिंदुस्तान ने किया है। इसीलिए मैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और हिंदुस्तान की जनता को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने तो विजन दिया और जनता ने इसको अपनाया। और आज आपके सामने आप देख सकते हैं कि आपकी सारी बात कहाँ बैठे, कहाँ कौन सुन रहा है, ये सब उसी के वजह से। इसके लिए हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने भी इसको पूरा कंप्लीट, हमारे सभी मंत्रालय में इसी को अपनाया है, और ये वर्तमान युग की आवश्यकता है। और हम श्रेष्ठ हैं अनेक क्षेत्रों में, लेकिन सर्वश्रेष्ठ हैं डिजिटलाइजेशन। और इससे तो अभी बहुत आगे भी जाना है सर। लेकिन प्रधानमंत्री ने हमेशा जब भी मंच से जिक्र किया चार जातियों में, तो एक महिलाओं का जिक्र किया। महिलाओं की बेहतरी के लिए केंद्र सरकार की तरफ से बहुत सारी योजनाएं चलाई गई, लेकिन लीगल सिस्टम में महिलाओं के लिए ईज यानी आसानी, और दूसरी तरफ दिव्यांग जनों को लेकर, डिसेबल जिनको आज हम स्पेशली एबल्ड कहते हैं, उनके लिए लीगल सिस्टम में आपने कितनी आसानी बनाई है कि उनके लिए सुविधाजनक चीजें हो सके और उन्हें कोई समस्या ना? ये हमारे समाज का एक हिस्सा है, और जहां जहां मातृशक्ति की पूजा होती है, मातृशक्ति को महत्व मिलता है, वो देश, प्रदेश और परिवार हमेशा आगे बढ़ता है। उसी समाज का हिस्सा है हमारा विकलांग भाई बहन। हमारे क्षेत्र में
विधि के क्षेत्र में, न्यायालय के क्षेत्र में वो सारी सुविधाएं जो सरकार तय करती है, चाहे वो केंद्र सरकार तय करे या कोई भी हिंदुस्तान की सरकार तय करे, हम पहले उसको अपनाते हैं और उसको सुविधा देते हैं। वर्तमान में हमारे यहाँ लिटिगेशन में जैसे पारिवारिक मामले हुए तो हमने पारिवारिक न्यायालय अलग खोले। ग्रामीण क्षेत्र की जो मेरी महिलाएं हैं, बहनें हैं, माताएं बहनें हैं, उनको प्राथमिकता देने के लिए हमने ग्रामीण न्यायालय खोले। उनको प्राथमिकता देने के लिए कोर्ट फीस और स्टाम्प ड्यूटी में हमने रियायत दी, यहाँ तक कि कहीं कहीं निःशुल्क भी कर दिया। अगर हमारी बहन कोई लिटिगेंट है, आइदर पक्षकार है और उसका है, तो उसको प्रेफरेंस दें। और अगर हमारा एक्यूज्ड है कहीं, हमारी बहन खुदा न खास्ता कभी एक्यूज्ड हो गई, उसको जो सब कुछ सुविधाएं मिलनी है। अगर उसकी विटनेस है, उस विटनेस को हम अलग से, जिसको हम हमारा अलग भाषा में बोलते हैं, वो और पब्लिक के सामने स्टेटमेंट नहीं दे, संकोच नहीं करे, वो सारी सुविधाएं हम देते हैं ताकि उनको वो सब प्राइवेसी मिले उस स्टेटमेंट के दौरान। वो पब्लिक में नहीं कह सकते, उसको थोड़ा वाजिब, ना हम सुनना अच्छा पसंद करते हैं, ना वो देना भी ठीक करती है। पुराने सेक्ट में 376 वगैरह वगैरह, रेप वगैरह। और हमारे इसके लिए सबसे बड़ा एविडेंस एक्ट में चेंज किया, सॉलिटरी स्टेटमेंट जिसको हम कहते हैं। अगर हमारी बहन कह देती है मेरे साथ ये घटना हुई, हम उसको प्राथमिक रूप से सही मान लेते हैं और सपोर्टिंग एविडेंस की कम से कम आवश्यकता रखते हैं। तो ये सब कुछ इसीलिए किया है कि इस वर्ग को भी मन में ये आत्मसंतुष्टि हो कि हमारी सुनी जा रही है, हमारा बराबर मान और सम्मान किया जा रहा है और हमको भी न्याय मिल रहा है। हमारा मेन उद्देश्य है हर वर्ग को न्याय देना और न्याय देने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। कुछ ऐसा है जो आप चाहते हैं कि अगले 6 महीने में मुझे पूरा करना है, मतलब मेरा टारगेट अगले 6 महीने का मैंने फिक्स कर रखा है? आने वाले समय के अंदर अंदर हम लोग मिलकर राजस्थान को समृद्ध और विकसित बनावे। उसके लिए जरूरी है कि हमारा डिपार्टमेंट भी समृद्ध और विकसित बने। लॉ डिपार्टमेंट के लिए इतना जरूरी है कि राजस्थान हमेशा हिंदुस्तान के परिप्रेक्ष्य में माननीय सर्वोच्च न्यायालय हो, हमेशा आगे रहा है जी। यहाँ की न्याय व्यवस्था हमेशा आगे रही है। सुप्रीम कोर्ट में हमारा प्रतिनिधित्व सबसे ज्यादा रहा है। इसी बीच में सर बस माननीय उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी का मैं स्वागत करना चाहूंगी। दिया कुमारी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मंच पर। एक बार जोरदार तालियों के साथ दिया कुमारी जी बहुत के बहुत धन्यवाद और स्वागत। जोरदार तालियां बजाई जाएं और आपकी उपस्थिति महत्वपूर्ण दिया जी हमारे लिए। सब प्लीज अपनी बात को। तो आज भी सर्वोच्च न्यायालय में हमारे न्यायाधीश राजस्थान के हैं और राजस्थान जुडिशरी पर प्राउड करते हैं। आज भी इंटरनेशनल जस्टिस कोर्ट में है तो हमारे दलवीर जी भंडारी हमारे राजस्थान के हैं, जोधपुर के हैं। तो ये हमारे लिए प्राउड करने के लिए है और हम ये चाहते हैं कि राजस्थान का प्रतिनिधित्व चाहे हाई कोर्ट में, विभिन्न हाई कोर्टों में, अभी आपने पिछले 3 साल में देखा होगा कि ज्यादातर हाई कोर्ट में हमारे चीफ जस्टिस राजस्थान के थे। आज सुप्रीम कोर्ट में हमारे जजेज है और ये तभी हो सकता है जब हमारी जुडिशरी एडवांस हो। और हमारी जुडिशरी एडवांस होने का तात्पर्य यह है कि हमारे यहाँ लॉ कॉलेज हो, लॉ यूनिवर्सिटी हो, हमारे यहाँ पढ़े लिखे जो एडवोकेट्स है वो जल्दी से शीघ्र रजिस्टर प्राप्त करें। और ये राजस्थान है जहाँ के जजेज डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंट हुए हैं। हमारे ऐसे अनेक लॉयर्स हैं जो डायरेक्ट हाई कोर्ट में अपॉइंट हुए हैं और बिना LLB भी अपॉइंट हुए। तो ऐसी स्थिति में राजस्थान की जुडिशरी जितनी एडवांस और वर्तमान परिवर्तन युग में अनुसार चलेगी, हिंदुस्तान को सर्वश्रेष्ठ और राजस्थान को सर्वश्रेष्ठ बनाने में उनका भी उतनी ही भागीदारी है जितनी अन्य विभागों की है। बस एक अंतिम सवाल लेते हुए सर इस चर्चा को खत्म करूंगी। विपक्ष का जो विरोध प्रदर्शन कैमरे को लेकर अभी संसद में देखने को मिला, चूंकि आप संसदीय कार्य मंत्री भी हैं, कैसे आप उसको देखते हैं? चाहे पार्लियामेंट हो या राजस्थान की असेंबली हो, मैं आपकी मार्फत आज इतना कह सकता हूं, हमेशा पक्ष और विपक्ष में आरोप प्रत्यारोप लगते रहेंगे, इसमें कोई बुरी बात नहीं। खुशी तब होती है जब वो जनता के मुद्दे, विकास के, बिजली, पानी, सड़क, लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे रखे और सरकार से अपेक्षा करे कि सरकार इस पर जवाब दे। न पार्लियामेंट में और न राजस्थान की असेंबली में एक भी मुद्दा
कभी रखा। अभी राजस्थान असेंबली का ये सत्र गया, चतुर्थ सत्र गया है, जिसको वर्षाकालीन सत्र भी कहते हैं कई लोग। एक बिल के अलावा उन्होंने किसी भी बिल पर डिबेट नहीं की, हल्ला किया, बिना मुद्दे हल्ला किया। सबसे महत्वपूर्ण 2-3 बिल आए जो राजस्थान के लिए माइलस्टोन साबित होंगे। धर्मांतरण का कानून था, उनको जो कुछ भी कहना चाहिए था वो कहना चाहिए था। राजस्थान की विधानसभा की फ्लोर पर आता, आम जनता सुनती तो पता लगता कि हमारे इस कानून में कहाँ कमी खामी है। भूजल से संबंधित कानून था जो आने वाले कई पीढ़ियों तक चलता रहेगा। लैंड रेवेन्यू एक्ट में लैंड एक्विजिशन एक्ट था, लैंड वैलिडेशन एक्ट था, चर्चा होनी थी उसमें चर्चा ने कोई भाग नहीं लिया। इससे पहले भी जो बिल गए उसमें कई चर्चा में भाग नहीं लिया, सिवाय एक कोचिंग सेंटर के बिल के सिवाय। तो लगता है कि कांग्रेस की अब न तो कोई विजन है और न उनके पास कोई लीडरशिप जो विधानसभा के पटल पर आकर कुछ कह सकती है। माननीय अशोक गहलोत जी आए पर विधानसभा में नहीं आए। माननीय गोविंद जी टोडा से प्रदेश से अध्यक्ष विधानसभा में आ नहीं रहे। माननीय सचिन जी पायलट विधानसभा आके एक शब्द नहीं बोले। और जो कुछ बोलने का प्रयास कर रहे हैं, चाहे प्रतिपक्ष के नेता हो या प्रथम बार जीतकर आए अनेक माननीय विधायक जो अपने क्षेत्र की बात रखना चाहते हैं और अपनी बात कहना चाहते हैं, उनको बोलने नहीं दिया जा रहा है। तो कांग्रेस का अंतर्कलह ही कांग्रेस को समाप्त कर रहा है। मेरा उनसे नम्रता से निवेदन है कि आइए, डिबेट कीजिए, अपनी बात रखिए और सरकार से अपेक्षा कीजिए कि इन विषय पर सरकार ने वो काम नहीं किया जो करना चाहिए, तो उसके लिए सरकार जवाब देती है। बिल्कुल। पर मात्र हो हल्ला करना और ऐसे आरोप लगाना जो आरोप लगने योग्य भी नहीं है, इस वजह से कांग्रेस का जो वाचरण है, अभी जो चल रहा है, आचरण चल रहा है, वो ठीक नहीं है। और किस तरह से जो स्पीकर होता है वो किसी पार्टी का नहीं होता, वो विक्रमादित्य के चेयर पर बैठने वाला, आसन पर बैठने वाला व्यक्ति है। उसके लिए सभी पार्टी बराबर है और वो पूरी पारदर्शिता और निष्पक्षता से काम करते हैं। उनके ऊपर ही इस तरह के लांछन लगाना, ये लगता है कि कांग्रेस की ओछी मानसिकता का परिचय। और सबसे महत्वपूर्ण, जनता से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होनी चर्चा चाहिए, में भाग ही नहीं लेते। बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुगाराम पटेल जी, आप इस मंच पर आए और अपने विभाग से जुड़ी हुई तमाम ब्यौरे और बातें आपने रखी। एक बार फिर से जोरदार तालियां इस सत्र के बाद। बहुत बहुत शुक्रिया आपका एक बार फिर से सर। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।